हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, सीटेट एंड यूपीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना और 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हों अपना स्कोर जरूर बताना। और भी वीडियोस और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह आपकी 9 बजे क्लास चलती है, उसके बाद 2:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद शाम 7 बजे क्लास चलती है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। इंस्टाग्राम पे भी यही यूजर आईडी है, फॉलो कर सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? बताइए सब लोग, किसके द्वारा यह विचार दिया गया है? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा, या जीन पियाजे के द्वारा, या J.B. वाटसन के द्वारा, या लेओ वाइगोस्की के द्वारा? बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड आफ्टरनून, सॉरी। चलिए बताएंगे सब लोग। जब एक बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ओके, पहला का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। देखिए सीटेट में क्या होता है, सीडीपी जैसे आपका पूछा जा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें 15 आपका कंटेंट रहेगा, 15 आपका पेडागॉजी रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता के लिए, या बुद्धि के लिए, या व्यक्तित्व के लिए, या अभिवृत्ति के लिए? बताएंगे सब लोग। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के परीक्षण हेतु भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। इसका जो निर्माण किया गया था 1955 में किया गया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लिंग वर्णन अक्षर लक्षित प्रशिक्षणों और कार्यशालाओं के माध्यम से महिलाओं की एजेंसी को बढ़ाने, सशक्तिकरण और उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं करने का शक्ति प्रदान करने पर केंद्रित तरीके से संदर्भित है? बताइए कौन सा है? विकासात्मक तरीके में महिला, या विकासात्मक तरीके में लिंग, या उत्तर ढांचावाद, या मानवाधिकार आधारित तरीका? तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, विकासात्मक तरीके में महिला। अगला प्रश्न, आईक्यू से क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन छपेगा 100%, चाहे वो आपका यूपीटेट का एग्जाम हो चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, 100% छपेगा। मैं ये टॉपिक वैसी क्लास लूंगा, उसमें बताऊंगा कितने से कितने आईक्यू वाले प्रतिभाशाली होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं, सब चीज़ें बताऊंगा, प्रतिभाशाली, औसत, सारी चीज़ें बताऊंगा। ओके, चलिए प्रश्न क्या है? यही ज़्यादा पूछा जाता है, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे आप? मूर्ख में, या सामान्य बुद्धि में, या मंद बुद्धि में, या प्रतिभाशाली में? छपेगा प्रश्न ये। तो जिसकी देखिए आईक्यू 140 से ऊपर रहेगी तो वो प्रतिभाशाली में आएगा। ठीक है, 4 का आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा के नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैं बता दूं आप लोगों को, इस बार सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है, यूपीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपीटेट सीटेट एग्जाम की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, और हमेशा आपको ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। कभी भी फेक अपडेट आपको इस चैनल के द्वारा देखने को नहीं मिलेगी। प्रश्न क्या है? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है रटने को प्रोत्साहित करके, या अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर, या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर? 5 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, तो शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, बाल केंद्रित कहीं पे भी आपको दिख जाए तो आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शिक्षक केंद्रित अगर दिख जाए तो वो आपका नेगेटिव होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है,
कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या जो है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। तो बताएंगे सब लोग, प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है किस तरीके से। तो कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक विकास कर सकता है, मूल्यों को जो विकास कर सकता है, ध्यान रखना, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिंग भेद है क्या? शारीरिक संरचना या सहज गुण या सामाजिक संरचना या जैविक सत्ता। बताएंगे सब लोग, लिंग भेद क्या है? बहुत अच्छे, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर देंगे, 50 लाइक कंप्लीट करना है इसमें, ज़्यादा नहीं, 50 लाइक कंप्लीट कर दीजिएगा बस। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख देंगे। लिंग भेद एक क्या है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिंग भेद एक क्या है? ये शारीरिक संरचना है। क्या है? शारीरिक संरचना है। यहाँ पे 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं? टॉपिक वैसी मैं क्लास स्टार्ट कर दूं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना ताकि आप लोग नोट्स बना सकें और बिल्कुल फ्री में आप लोग अपनी जो है तैयारी कर सकें। बताइए सब लोग, राय बताइए आप। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव आंसर आपको सर्च करना है इसमें, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, तो देखिए बुद्धिमान बच्चे का जो लक्षण है आपका ये वाला है, ये वाला है, ये वाला आपका नहीं कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण आपका नहीं है। तो 8 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण कौन सा है? व्यक्तित्व के जो है आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण कौन सा है? MMPI, वाक्य पूर्ण परीक्षण, रोशार्ग परीक्षण, या TAT। एक TAT परीक्षण भी होता है, ये इससे भी क्वेश्चन आता है। व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है तो वो आपका है MMPI। ओके, ये आपका है परीक्षण। ओके, यहाँ पे 9 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ना, बहुत अच्छे। जनसंचार माध्यम क्या है? प्रश्न, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? कि बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। बताएंगे सब लोग, 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? तो एक इसमें देखिए आपका ये वाला सी वाला जो आपका है, यही आपका सबसे उपयुक्त कथन है इसमें कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। यहाँ पे 10 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुबंधित सहज क्रिया संबंधित है स्किनर से, या जो है कोहलर से, या पावलाव से, या थार्नडाइक से। राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये जो क्लास है पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेवल के लिए है, चाहे आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हो चाहे आप जूनियर की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस आपका सेम है। क्वेश्चन 19-20 रहता है, बस प्राइमरी में थोड़ा लेवल हल्का सा कम रहेगा और जूनियर में लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बस यही होता है फ़र्क। तो अनुबंधित सहज क्रिया जो संबंधित है डियर, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पावलाव से। किससे संबंधित है? पावलाव से संबंधित है। यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? कि अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, इसे उचित वातावरण चाहिए। बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? सभी को गुड आफ्टरनून डियर, सभी को गुड आफ्टरनून। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें
इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी सीटेट की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। और अभी आपको केवल स्पेशल सीटेट की ही तैयारी करना है, क्योंकि सीटेट और यूपी टेट में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है ना। क्योंकि यूपी टेट में क्या होता है, कंटेंट सारा पूछता है। आप हिंदी ले लीजिए, हिंदी के 30 क्वेश्चन आपके सीटेट में भी पूछे जाएंगे और यूपी टेट में भी पूछे जाएंगे। अब यूपी टेट में क्या होता है, हिंदी के जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे आपके ग्रामर के रहेंगे, व्याकरण के रहेंगे प्रश्न। अब इसमें क्या होता है, सीटेट में 15 आपका पैसेज दे देगा, यानी कि गद्यांश काव्यांश दे देगा, और 15 आपका पेडागॉजी दे देगा, ठीक है। तो ग्रामर आपको नहीं पढ़ना है, ग्रामर आपको नहीं तैयार करना है सीटेट के लिए। गद्यांश काव्यांश पे आपको मेहनत करना है, और सबसे ज़्यादा जो मेहनत करना है आपको सीटेट में स्कोर करना है अगर आपको, तो आपको पेडागॉजी अधिक से अधिक समय आपको देना पड़ेगा पेडागॉजी में, ठीक है। तो इसमें से जो है आपको बताना है कि अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आपका जो सही होगा ये वाला होगा कि परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। मित्र मंडली, बुद्धि, संवेग या स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है, कौन सा। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो इसमें आपका नहीं है कौन सा, ये मित्र मंडली आपका नहीं है, ठीक है। 13 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, ये जो है मित्र मंडली जो है सामूहिक कारक के ही अंतर्गत आती है, ठीक है ना। चलिए, डिसलेक्सिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट गया होगा। डिसलेक्सिया जो है समान रूप से किस अक्षमता से जो है संबंधित होता है। अधिगम अक्षमता, इससे प्रश्न आना ही आना है, चाहे डिस्ग्राफिया पूछ ले, चाहे डिस्कैलकुलिया पूछ ले, चाहे डिस्मॉर्फिया पूछ ले, चाहे डिस्ग्राफिया, चाहे डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया खेलने से, लिखने से, गायन से, बोलने से किससे संबंधित है। तो जब भी डिसलेक्सिया दिख जाए तो वो उसका संबंध होता है लिखने से। बच्चा अगर कभी कभी पेडागॉजी में इसको मतलब पेडागॉजी में दे देता है कि एक बच्चा है वो लिख नहीं पाता है, तो वो किससे ग्रसित है, तो डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा। यहाँ पे 14 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्मॉर्फिया पूछे तो शारीरिक भ्रम वाली जो स्थिति हो जाती है, यानी कि भ्रम की जब स्थिति हो, आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, आप उस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु को समझ रहे हैं। आप सपोज आप कबूतर देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यह मोर है, मतलब भ्रम आ गया, तो वो आपका हो जाता है डिस्मॉर्फिया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए। अभी आप लोग क्लास देखिए, बस जो रेगुलर क्लासेस होती हैं बस देखिए, और जब भी मेरी टॉपिक वाइज की क्लास होगी समझ लीजिए कि उनसे कुछ क्वेश्चन जो हैं आने ही आने हैं। इसमें से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है कौन सी। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं नहीं लेना है आपको, केवल दिख गया काट ही देना, क्योंकि आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल तो आपको देना ही नहीं है, अपना बच्चा मानना है, ठीक है। बस सीटेट में क्या है, बच्चे को भगवान मानना है और बिल्कुल अपना बच्चा मानना है, सीटेट पास कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। बार बार आपको परीक्षा भी नहीं लेनी है, केवल दिख जाए तो काट देना है, वो नेगेटिव होता है। और आपको बल नहीं देना है, ठीक है, ना ही बच्चों को रटवाना है, ना ही दंड देना है बच्चों को, ठीक है। चलिए, अनुवंशिकता का ... सामाजिक संरचना माना जाता है। तो प्राथमिक सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर या गौण या गत्यात्मकता। राइट आंसर क्या होगा, 16 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अनुवंशिकता का जो है स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे 16 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, रटने को प्रोत्साहित करके। ये तो आपका होगा ही नहीं जिंदगी में। मैंने आपको बताया बाल केंद्रित कहीं पे भी आपको दिख जाए ऑप्शन में, अगर पॉजिटिव आपका क्वेश्चन है, बाल केंद्रित आपको दिख जाए तो 100% आपका सही होगा। यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न ये है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या जो है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, या अधिगम को सरल बनाएगा, या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। 18 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग।
बहुत अच्छे। कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल्स किसी को भी नहीं करना है। जो भी डाउट्स हैं, कोई भी जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह जो है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ओके, 18 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व जो है स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। 19 का राइट आंसर क्या होगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। ठीक है ना, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में। यहाँ पे 19 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, और सुबह वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए। किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? युंग ने, फ्रायड ने, या सलीवन ने, या एडलर ने? किसने जो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो ये जो है दिया गया था किसके द्वारा? युंग के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे 20 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है? मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, या मानक विचलन? तो यहाँ पे जितने भी लोग 21 का आंसर दे रहे हैं, सी वाला मध्यांक, ठीक है, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंडूरा के जो है अनुसार अधिगम आधारित है निरंतर प्रयासों पर, अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर, या परिपक्वता पर? बैंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है अनुकरण पर आधारित है। किस पर? अनुकरण पर। 22 का आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीखने की विशेषताएं, सार्वभौमिकता, निरंतरता, क्या होगा? सीखने की विशेषताएं जो हैं सार्वभौमिकता है और निरंतरता है भी। यहाँ पे ए व बी दो आपका दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? वैलेंटाइन का, वुडवर्थ का, रॉस का, पियाजे का? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? सभी लोग आंसर दीजिए भाई। तो यह जो है कथन किसका है? वुडवर्थ का है। ओके, चलिए। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट लेखन, या जो है गृह कार्य? पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान आपका हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है? पाठ्य पुस्तक विधि के द्वारा, या व्याख्यान विधि के द्वारा, या श्रव्य दृश्य विधि के द्वारा, या वार्तालाप विधि के द्वारा? 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जो विधि हो जाएगी वार्तालाप विधि द्वारा संभव होगी। ठीक है, यहाँ पे 26 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके अनुसार
ईदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। स्टार लगा के नोट कर लेना, छापेगा प्रश्न ये। बताएंगे सब लोग भाई, किसके अनुसार ईदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा फ्राइड के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की गलतियाँ क्या हैं? बच्चों की गलतियाँ बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों के एक अंतर्दृष्टि देती है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, या प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो बच्चों की गलतियाँ जो हैं, ध्यान रखना, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। बच्चों की गलतियाँ, यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखना, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया। प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार के संजोए है। कथन किसका है? टिचनर, वुंड, मैकडूगल या वुडवर्थ का? तो ये जो कथन है डियर, किसका कथन है? ये कथन है वुडवर्थ का है, ठीक है। बहुत अच्छे, इनको नोट भी कर सकते हैं जैसे कथन वाले जो होते हैं। बाकी मैं टॉपिक वाइज अपने सेल्फ नोट से पढ़ाऊंगा आपको, ओके। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है सर्वेक्षण में, ठीक है। 30 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की सीडीपी यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा, और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं अगली क्लास शाम 7 बजे वाली में, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।